Good morning, 11th class. How are you all? Hope you all are good. So class, we are here on chapter number 4, distribution of oceans and continents. हमने ये जो चैप्टर है ये स्टार्ट कर लिया था, हमने ब्रीफ इसका इंट्रोडक्शन ले लिया था। हमारी जो आज की लोकेशन है अपने कॉन्टिनेंट्स की और ओशंस की वो ऐसी नहीं थी पहले, कैसे चेंज हुई एंड हम कैसे बोल सकते हैं चेंज हुई, इसके बारे में इम्पोर्टेंट स्कॉलर्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट एल्फ्रेड वेगनर के बारे में पढ़ा था, जिन्होंने बहुत सारे एविडेंसेस दिए थे टू प्रूव दैट ऑल द लैंड्स वर टुगेदर एंड द वाटर बॉडीज वर टुगेदर। एक ही लैंड था पेंजी और वो दो में डिवाइड हो गया था, लरेशिया एंड गोंडवाना लैंड में, और फिर ओशंस वगैरह भी हो गए थे, बट ही कुड नॉट प्रूव द रीजन बिहाइंड दीज मूवमेंट्स। तो हमने ये देखा था पोस्ट ड्रिफ्ट थ्योरीज और पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर बहुत ज्यादा रिसर्च वर्क हुआ था, जिसमें हमने पढ़ा था कि कैसे कन्वेंशनल करंट थ्योरी को एक्सप्लेन किया गया था टू मेक अस अंडरस्टैंड दैट व्हाट वर द रीजंस बिहाइंड दिस कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, और एंड हमने ओशन फ्लोर को कैसे मैप करते हैं उसका भी टॉपिक जो है ब्रीफली स्टार्ट कर लिया था। Today we will talk about the configuration of ocean floor. ठीक है, तो configuration of ocean floor यानी कि ocean floor जो है वो किस टाइप का है, क्या उसमें किस टाइप के हम बोलेंगे लैंड फॉर्म्स है, या what are the kind of structures that we find. ठीक है, तो उसको समझ लेते हैं। Obviously we know by now कि जैसे हमारे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के ऊपर अलग अलग टाइप के लैंड फॉर्म्स होते हैं, वैसे अपने ओशन फ्लोर पे भी होते हैं, तो इनके बारे में अब हम पढ़ लेते हैं। इन दिस सेक्शन वी विल बेसिकली स्टडी अबाउट द ओशन फ्लोर कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि ये हमें बहुत अच्छे से बता सकते हैं अबाउट द मूवमेंट ओशंस और कॉन्टिनेंट्स का। व्हाई? बिकॉज दे lie obviously more near to the inner portion of the earth as compared to the continental crust. So here we will study कि ocean floor कैसे segmented है और कैसे क्या क्या हर part की क्या characteristic है। तो ocean floor जो है it may be segmented into 3 major divisions on the basis of depth, कितना deep है, और and on the basis of the relief. Relief कैसा है? ये divisions है first continental margins, then deep sea basins, and then mid ocean ridges. So let us now start with studying each of them. And as you can see on your screen as well, अगर आप स्क्रीन पे देखो तो भी आपको समझ आएगा। ये एक आपके बुक में एक पिक्चर दी हुई है ऑन पेज नंबर 32। इससे भी हम देख सकते हैं कैसे कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो होता है, इट इज द मार्जिन ऑफ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, फिर कॉन्टिनेंटल स्लोप होता है, फिर अपना ओशन फ्लोर, एंड फाइनली अपना जो डीप ओशन ट्रेंचेस होता है। हियर यू कैन जस्ट नोटिस अगेन, we'll study them again, continental shelf, continental slope और ocean basin floor, and then the जो deepest ocean वाला area. ठीक है, we'll come to this picture again. Now let us start and study each of them in detail. तो पहले हम पढ़ते हैं about the continental margins. Continental margins actually में क्या है, एक transition है between the continental shores and the deep ocean basins. यानी हमें पता है जनरली इफ यू गो टू अ कोस्टल एरिया तो हम बोलते हैं शोर्स वाला एरिया टुवर्ड्स, जब धीरे धीरे ओशन का मतलब उसके ऊपर ओशन का पोर्शन ज्यादा आ जाता है एज कंपेयर टू द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे सबसे पहले आ जाता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ, देन कॉन्टिनेंटल स्लोप, देन कॉन्टिनेंटल राइज, एंड देन डीप ओशन ट्रेंचेस। जस्ट हैव अ लुक एट this picture again and I will just draw it. Here you see ये अपना कोस्ट है, कोस्ट के आगे जहां से पानी एंटर हो जाता है दिस इज कॉन्टिनेंटल शेल्फ। फिर देयर इज अ स्लोप, इंक्लिनेशन हो जाता है, स्लोप होता है, इसको हम बोलते हैं कॉन्टिनेंटल स्लोप। एंड देन हमारा लैंड एरिया जैसे आ जाता है, प्लेन एरिया जैसे, इसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल राइज। ठीक है, जस्ट फोकस अगेन, आई विल ड्रॉ इट अगेन। दिस इज आवर कोस्ट, कोस्ट के बाद आ जाता है हमारा कॉन्टिनेंटल शेल्फ, फिर आता है कॉन्टिनेंटल स्लोप, एंड देन कॉन्टिनेंटल राइज। उसके बाद आगे अपना आ जाएगा क्या, डीप ओशनिक ट्रेंचेस। डीप
ट्रेंचेस, बड़े बड़े डिप्रेशन जैसे बड़े बड़े स्पेस बिगिन हम बोलेंगे, हॉलो एंड डिप्रेशन जिनको हम बोल सकते हैं ट्रेंचेस बोल सकते हैं, डीप ओशनिक ट्रेंचेस जैसे होते हैं हमारे. एंड बिकॉज दीज आर डीप, so they lie very near to the mantle layer as compared to the other parts of the crust, and that is why they tell us lot of information regarding these movements. And that is why ये जो deep ocean trenches हैं, they are very important for the geographers to know more about the earth and its interior, and also regarding ocean and continents and their formation as well. ठीक है, तो just remember here three things: शेल्फ, स्लोप, कॉन्टिनेंटल राइज, और फिर अपना आ जाता है डीप ओशनिक ट्रेंचेस. ये आपको याद होना चाहिए क्लास. ठीक है, और ये सारा का सारा हमने पढ़ा किसके अंडर है? अंडर दी कॉन्टिनेंटल मार्जिन, यानी कॉन्टिनेंट के मार्जिन. अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट, दैट इज एबिसल प्लेन्स. जैसे प्लेन एरिया होता है ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, वैसे बिलो द ओशंस आल्सो एंड द डीप वाटर बॉडीज आल्सो हमारे एबिसल प्लेन्स होते हैं. तो इनके बारे में पढ़ लेते हैं. ये होते हैं एक्सटेंसिव प्लेन्स. व्हाट आर दीज? दीज आर एक्सटेंसिव प्लेन्स एंड दे बेसिकली लाई बिटवीन द मिड कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स एंड द मिड ओशनिक रिजेस. यानी हम जो रिजेस नेक्स्ट टॉपिक होगा. यहाँ पे देखो, हमने देखा था ये शेल्फ है, फिर ये स्लोप है हमारा, और हमारा कॉन्टिनेंटल राइज है. फिर आगे जो पूरी प्लेन एरिया होती है इसको बोलते हैं एबिसल प्लेन. ठीक है, सो कॉन्टिनेंटल मार्जिन के बाद जो हमारा एरिया है आफ्टर कॉन्टिनेंटल मार्जिन, सॉरी हाँ, आफ्टर कॉन्टिनेंटल मार्जिन, ये हमारा आ जाएगा एबिसल प्लेन्स. ठीक है, सो नाउ रिमेंबर इन कंटिन्यूएशन, शेल्फ, स्लोप, then we have our continental rise and then abyssal plains. ठीक है, तो abyssal plains आपको पता होना चाहिए, ये वाला abyssal plain. ठीक है, यानी ऑब्वियसली कनेक्टेड तो होगा ही, बट ये शेल्फ है, स्लोप, ये एबिसल प्लेन. ओके, आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, दिस शुड बी क्लियर इन योर माइंड. शेल्फ, स्लोप, मार्जिन्स, एबिसल प्लेन. ठीक है, अगेन शेल्फ, स्लोप, मार्जिन्स और एबिसल प्लेन. एवरी वन ऑफ यू आई थिंक क्लियर होगा. अब आगे बढ़ते हैं. एबिसल प्लेन्स जो है एक्सटेंसिव प्लेन्स है, कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स और मिड ओशनिक रिजेस के बीच में होते हैं. एबिसल प्लेन्स वो एरिया है जहां पे कॉन्टिनेंटल सेडिमेंट्स जो आए हैं वो सारे के सारे जो हैं दे आर डिपॉजिट्स दैट मूव बियॉन्ड द मार्जिन्स गेट डिपॉजिट. यानी कि जो कॉन्टिनेंटल सेडिमेंट्स है, जो कॉन्टिनेंटल मार्जिन से आगे आए हैं, वो यहाँ पे डिपॉजिट हो जाते हैं एंड यहाँ पे ये प्लेन एरिया जो है दिस इज फॉर्म. ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट द मिड ओशनिक रिजेस. मिड ओशनिक रिजेस की भी बात कर लेते हैं. दीज आर एक्चुअली इंटरकनेक्टेड चेन ऑफ माउंटेन्स, कनेक्टेड रेंज ऑफ माउंटेन्स है. यहाँ पे बीच में ऑब्वियसली कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत गैप हो जाता है. विद इन ओशन है, ये सबमर्ज्ड है, पानी के नीचे है. इट इज द लॉन्गेस्ट माउंटेन चेन ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, यानी ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ लॉन्गेस्ट माउंटेन चेन है, बट दे आर सबमर्ज, पानी के अंदर है. ठीक है, सेंट्रल ड्रिफ्ट होता है इसमें बीच की तरफ. हम देखेंगे कहीं कहीं पे रिफ्ट सिस्टम है एट द क्रेस्ट, ऊपर की तरफ है. ऑब्वियसली वॉल्केनोस, माउंटेन जैसी शेप है यहाँ पे. कहीं कहीं पे फ्रैक्शन प्लेट्यूज भी है, कहीं कहीं पे फ्लैंक जोन भी है अलोंग इट्स लेंथ, कहीं कहीं पे गैप्स जैसे हैं. ठीक है, ये जो पूरा रिफ्ट सिस्टम है एट द क्रेस्ट, यहाँ पे हम देखेंगे ये ऐसी जोन है जहाँ पे बहुत ज्यादा वॉल्केनोस इरप्ट होते हैं, यानी कि इंटेंस वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है यहाँ पे. तो हमने इफ यू ऑल रिमेम्बर प्रीवियस चैप्टर में वॉल्केनोस में पढ़ा था मिड ओशनिक वॉल्केनोस, जहाँ पे मैंने बोला था मिड ओशनिक रिजेस के बारे में पढ़ेंगे इन आवर नेक्स्ट क्लास. यानी विद इन द ओशन इन द फ्लोर देयर इज वॉल्केनिक इरप्शंस, और ये इरप्शंस के कारण क्रेस्ट में से इरप्ट होता है और दोनों साइड देन मोल्टन मैग्मा डिपॉजिट हो जाता है, लावा, और फिर उसके बाद वो माउंटेन्स जैसे फॉर्म होते हैं. और ये एरियाज होते हैं जहाँ पे वॉल्केनिक एक्टिविटीज बहुत ज्यादा होती है. क्रेस्ट एरिया से अगेन एंड अगेन इरप्शन होता है. सो दीज आर द
इम्पोर्टेंट, और ये जनरली वही एरियाज होती है जो मार्जिन के पास होती है, अपने कॉन्टिनेंटल टेक्टोनिक प्लेट नीचे जो चेंजेस है उसके कारण यहाँ पे ऐसे इरप्शन होते हैं। तो ये हमारे होते हैं मिड ओशनिक रीजन, ठीक है। तो आई सपोज तीनों आपके क्लियर होंगे यहाँ पे, मार्जिन और ये, एंड दिस अगेन ये भी ड्रॉ कर देती हूँ। यू कैन सी दिस इज द काइंड ऑफ माउंटेन काइंड ऑफ शेप है, ठीक है। दिस इज आई थिंक पिंक कलर, आपको फिर भी दिख रहा होगा माउंटेन जैसी शेप है, ओके। दीज आर मिड ओशनिक रीजन। प्लेट्स इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, यू शुड नो कि कैसे मोल्टन मैग्मा इरप्ट हो रहा है। नीचे आपको मैग्मा लिखा हुआ दिख रहा है, यहीं से इरप्ट होके देखो ऊपर की तरफ सेटल हो गया, तो ये आपका क्या बन जाएंगे, माउंटेन जैसे बन जाएंगे। एक्टिव है, यहाँ पे हमेशा इरप्शन होता रहता है, ठीक है। हमने इफ यू ऑल रिमेम्बर हमने पढ़ा भी था, दोनों साइड के रॉक सेम होते हैं, तो दोनों साइड के रॉक सेम होंगे तो ऑब्वियसली ये हुआ क्या है, क्योंकि ऐसे इरप्शन हुआ है तो इधर और इधर के रॉक्स तो सेम होंगे ही होंगे, ठीक है। तो आई सपोज दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू पीपल। तीन ये जो हमारी ओशन की कॉन्फ़िगरेशन है ये सबको क्लियर होनी चाहिए। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। ये अगेन देख लो क्लास, हमने पहले भी कर लिया था। सी लेवल होता है, ये देखो हाईएस्ट माउंटेन की लेवल ये बताई हुई है, नीचे की तरफ ये ओशन फ्लोर की तरफ मूव करेंगे तो ऐसे ये मूवमेंट, ओके। अब just focus at this map when I am trying to explain you the distribution of earthquake and volcanoes, ठीक है। When I am speaking you need to focus on the maps. Now if you see this map you will see कि जो सिस्मिक एक्टिविटी है, सिस्मिक एक्टिविटी क्या होती है क्लास, अर्थक्वेक से रिलेटेड वाइब्रेशंस क्रिएट होती है, ट्रेमर्स क्रिएट होते हैं, अर्थक्वेक। तो वी विल सी कि सिस्मिक और वॉल्केनिक एक्टिविटीज कैसे, कौन से एरियाज में ज्यादा इरप्ट होती है। वी कैन सी हियर, यू विल नोटिस line of dots in the central part of Atlantic Ocean. Class, you all know this is Atlantic Ocean कौन सा हमारा, if you all know it lies between North America, South America and this side Europe and Africa के बीच में। ये मैप थोड़ा अलग है as compared to the map that we get in our, because यहाँ पे ये देखो यूरोप वाला पोर्शन, यहाँ यूरोप सॉरी एशिया वाला पोर्शन है आपके इस साइड पे। कौन सा साइड है ये, वेस्टर्न साइड। एंड यू नो दिस इज आवर नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका है और इधर अपना यूरोप और अफ्रीका है। इसके बीच में आपको डॉट्स दिख रही होंगी, सबको दिख रही है। तो ये जो लाइन ऑफ डॉट्स है, सेंट्रल पार्ट्स ऑफ अटलांटिक ओशन ऑलमोस्ट पैरेलल टू द कोस्ट लाइन आपको दिखेगी। ये जो है इट एक्सटेंड्स इनटू द इंडियन ओशन, इंडियन ओशन की तरफ जाती है वो। ये देखो इंडियन ओशन की तरफ जा रही है, इस साइड से भी अगर मेजर करोगे तो भी जा रही है, यहाँ से देखोगे तो भी इंडियन ओशन से, इफ यू ट्राई टू कनेक्ट इट थ्रू द मैप, कनेक्ट हो रही है, ठीक है। इट बाइफरकेट्स अ लिटिल साउथ ऑफ द इंडियन ओशन with one branch moving into East Africa and the other meeting similar to the Myanmar. यानी अगर हम देखेंगे इंडिया के नीचे इंडियन ओशन में जब ये डिवाइड होती है क्लास, तो ये दो जगह मूव करती है। एक तो ईस्ट अफ्रीका की तरफ मूव कर जाएगी, यहाँ पे देखो एक तो ईस्ट अफ्रीका की तरफ मूव कर रही है ये, और दूसरी जो है इट इज मूविंग टुवर्ड्स द म्यांमार। हियर यू विल सी, ओके, ईस्ट अफ्रीका की तरफ है यहाँ पे और दूसरी म्यांमार की तरफ है। ये जो डॉट्स और लाइंस आपको कोइंसाइड ये दिख रही होगी मिड ओशनिक रिजेस के साथ ही है। समवेयर आप देखोगे जहाँ पे वॉल्केनोज इरप्शन है, बीच बीच में डॉट्स जो है बहुत बार क्या होगी, सेम पॉइंट पे मिलेंगी। तो हम देखेंगे जनरली एल्पाइन हिमालयन सिस्टम जो है, ये देखो हमारा हिमालय वाला सिस्टम है जहाँ पे अर्थक्वेक जोन्स आपकी शेड में दिखाई हुई है, वो भी देखो। और रिम ऑफ पैसिफिक ओशन, पैसिफिक ओशन आपको दिख रहा है क्लास, पैसिफिक ओशन हमारा ये वाला है, ये दिख रहा है पैसिफिक ओशन पूरा, और ये याद रखना रिंग ऑफ फायर। तो इनफैक्ट हम देखेंगे जो फोकस है अर्थक्वेक का मिड ओशनिक रिजेस में वो शैलो डेप्थ का है, और एल्पाइन बेल्ट्स में रिम ऑफ द पैसिफिक। ये देख रहे हो आप, पैसिफिक ओशन इस साइड पे है हमारा, सबको पता है, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका के वेस्टर्न साइड पे, और ऑब्वियसली हमारे ये जो एशिया है उसके भी एक साइड पे ये पैसिफिक ओशन है, ठीक है। तो एशिया के किस साइड पे है, ईस्टर्न पे, और अमेरिका के वेस्टर्न साइड पे, है ना।
अमेरिका के वेस्टर्न साइड पे है पैसिफिक, और एशिया के ईस्टर्न साइड पे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो अर्थक्वेक्स है दे आर डीप सीटेड वंस, और वॉल्केनोस को भी अगर देखो तो सिमिलर पैटर्न दिखेगा आपको। रिम ऑफ द पैसिफिक ओशन इज कॉल्ड द रिम ऑफ फायर, ठीक है, रिंग ऑफ फायर भी बोला जाता है, रिम ऑफ फायर भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक्टिव वॉल्केनोस बहुत सारे हैं क्लास। ये देखो आपको दिख रहा है ये रिंग ऑफ फायर कैसे कंटिन्यूअस है, तो यानी क्योंकि एक्टिव वॉल्केनोस बहुत ज्यादा है इस एरिया में, इसीलिए इसको बोला जाता है रिंग ऑफ फायर। बस आपको इतना ध्यान रखना है यहाँ पे क्लास कि ये हमारी पूरा जितना भी अर्थक्वेक डीप और शैलो अर्थक्वेक सेंटर्स है बाइफरकेट हो जाता है ईस्ट अफ्रीका में और म्यांमार की साइड पे, पैसिफिक ओशन की साइड भी बहुत सारे अपने वॉल्केनोस और अर्थक्वेक्स की है। यहाँ पे अर्थक्वेक जोन्स है। अब देखो शैलो अर्थक्वेक छोटे इन्होंने लाइट कलर से दिखाए हैं, और जो डीप अर्थक्वेक जोन्स है वो इस शेड से दिखाया है हिमालय की साइड पे। वॉल्केनो को इन्होंने स्मॉल ब्लैक डॉट से दिखाया हुआ है, और हॉटस्पॉट जहाँ पे जनरली बहुत ज्यादा अर्थक्वेक और वॉल्केनोज आते हैं, ठीक है। तो योर रिंग ऑफ फायर आपको ध्यान रखना है। जस्ट अंडरस्टैंड सर्टेन थिंग्स एंड इट विल बिकम इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड। डीप अर्थक्वेक जोन्स इफ यू नो, हमारा जो हिमालय इट इज कंसिडर्ड, अभी भी इसमें चेंजेस आ रहे हैं और इसकी हाइट राइज हो रही है, तो ऑब्वियसली ये एक ऐसा एरिया है जो वेरी प्रोन टू अर्थक्वेक, ठीक है, इसीलिए ऐसा करके इन्होंने दिखाया। तो आपको, और आप ये भी देख सकते हो जनरली ये शेडेड एरिया अगेन अर्थक्वेक यहाँ भी बहुत होता है, और यहाँ पे वॉल्केनोज भी इरप्ट होते हैं, क्योंकि ये कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स है, प्लेट्स वगैरह यहीं पे है, दिख रहा है सबको नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका के मार्जिन्स की साइड। तो अपने को कुछ कुछ चीजें कॉमन सेंस से यहाँ पे याद रखनी पड़ेगी, so that we know the location if it comes, okay। तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक एंड वॉल्केनोज on the world map, मतलब बेसिकली अराउंड दी वर्ल्ड। ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ हमारा सी स्प्रेडिंग है और कैसे ये अपने को अलग अलग चीजों से रिलेटेड इंफॉर्मेशन वगैरह देता है, दिस इज व्हाट वी विल बी डूइंग इन आवर नेक्स्ट, ठीक है। So we will be talking about this concept of sea floor spreading, और उससे हम समझेंगे about the greater details, और ये करने के बाद हम अपना प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में पढ़ेंगे, which is again an important topic, and then finally we will be later talking about tectonic plates को आगे पढ़ेंगे डिटेल में, which will tell us more about पूरा जो मूवमेंट होता है इनसाइड दी सर्फेस ऑफ दी। So with this we wind up today's class. If you have any doubt relating to whatever we have covered today, do come back with your doubts and we'll discuss and solve it, okay। So now meet you all in the next class.